आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर एक राजनीतिक दल और उनके नेता लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी बहुत तेजी से और बहुत ही मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी हर एक पार्टी और उनके नेता इस तरीके से कर रही हैं ऐसा कि 2024 लोकसभा का चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। और यह बात सही है। इस बार का लोकसभा चुनाव देश के कई एक राजनीतिक दल और उनके नेताओं के लिए करो या मरो जैसी स्थिति ही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम बहुत से राजनीतिक दलों के राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि इस देश के कई एक ऐसे राजनीतिक दल है जिनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो आगे क्या करेंगी। और इसी सिलसिले में कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और सिर्फ घोषणा ही नहीं की, उन्होंने अपने उन सभी 42 उम्मीदवारों को सार्वजनिक मंच से पश्चिम बंगाल की जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सभी अपने 42 उम्मीदवारों की एक तरीके से प्रथम परिचय ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से करवा दी है। लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी ने कांग्रेस मुक्त बंगाल का नींव भी रख दी। कल जो ममता बनर्जी ने अपने 42 प्रत्याशियों का सूची जारी किया, उन 42 प्रत्याशियों को जनता के सामने लेकर आ गई, उसके साथ ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस मुक्त बंगाल का नींव भी रख दी है। ममता बनर्जी के इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल में इंडी अलायंस ही नहीं, कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी इस बार के लोकसभा चुनाव में। और ममता बनर्जी ने सिर्फ इतना ही नहीं की है। दरअसल ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल बीएसपी के प्रमुख मायावती, इन दोनों ही लोगों ने 2 दिन के अंतराल में ही कांग्रेस पार्टी के उन दरबारी दलालों का मुंह भी काला कर दिया है, जो पिछले कई एक दिनों से एक तरीके से इस देश में एक ऐसा भ्रम का स्थिति बना के रखा था, एक ऐसा झूठा खबर चला रहा था कि उत्तर प्रदेश में मायावती से और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस का गठबंधन तय हो चुका है, बस ऐलान होने वाला है। ममता बनर्जी ने भी और मायावती जी दोनों ने मिलकर ऐसे दरबारियों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि उनका मुंह काला हो गया, कहीं मुंह दिखाने के लायक उनको छोड़ा नहीं है। ऐसे उन लोगों की खाल इतनी मोटी है, वो लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं इस तरीके के झूठे प्रचार प्रसार करते करते कि उनको अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा नेता उनके मुंह पे कब जूता मार दे। एक तो इतने बड़े पत्रकार है जिनके लिए कहा जाता है कि उनके इसी तरह के प्रोपोगेंडा के लिए काशीराम जी ने भरे मंच पे थप्पड़ मार दिया था, लेकिन वो अभी भी अपने आप को बड़े पत्रकार मानते। और पिछले कई एक दिनों से वह देश में इसी तरीके का खबर चला रहे थे कि बहुत जल्द ही ममता बनर्जी से और मायावती से कांग्रेस पार्टी का समझौता हो जाएगा और यह समझौता ऐतिहासिक होगा। इस समझौते के बाद तो कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच देगा। लेकिन उन दरबारियों को भी समझ में आ गया कि ना तो ममता बनर्जी ने और ना ही मायावती, दोनों में से किसी ने भी कांग्रेस पार्टी को कोई भाव नहीं दिया है और दोनों ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने तो अपने इन 42 उम्मीदवारों के साथ ही एक चीज स्पष्ट कर दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को अगर कुछ मिले तो यह बहुत दुर्लभ बात हो सकता है। शायद उनके किसी नेता का नसीब इतना अच्छा हो कि वह अपना सीट इस बार बचा ले या जीत कर आ जाए लोकसभा के चुनाव में। नहीं तो ममता बनर्जी ने पूरा प्रबंध कर दिया है कि कांग्रेस मुक्त बंगाल बनाने का। दरअसल ममता बनर्जी जी ने इन 42 उम्मीदवारों में हर एक उस क्षेत्र के लोगों को जोड़ा है जो ममता बनर्जी के स्थिति को मजबूत करे। अब उनका यह प्रयोग, उनका यह तैयारी कितना कामयाब होगा वो तो 2024 के जब लोकसभा चुनाव पर नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की इन तैयारियों से उनको क्या हासिल हुआ। उन्होंने जिस सोच के साथ तैयारी की थी वह उसमें कामयाब रही या नहीं, यह नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से उन्होंने अपने इन 42 सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं जिनमें कई एक प्रमुख हस्ती है हर एक क्षेत्र से, चाहे खेल से ले लीजिए, फिल्म से ले लीजिए, प्रशासन से ले लीजिए और राजनीति से ले लीजिए,
इन सभी क्षेत्रों से कई एक प्रमुख चेहरों को ममता बनर्जी ने इस बार जगह दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो इस बार चौंकाने वाला है वो यूसुफ पठान जी का। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी जी ने यूसुफ पठान को, वही यूसुफ पठान जी जो वर्ल्ड कप जितवाने में उनका बड़ी भूमिका था 2011 की, जब महेंद्र सिंह धोनी जी के कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था भारत, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उस यूसुफ पठान जी को ममता बनर्जी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाई है। जी हाँ, और बहरामपुर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के नेता और सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता जो इस समय है अधीर रंजन चौधरी, उनका सीट है। और एक तरीके से ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के सामने यूसुफ पठान जी को खड़ा कर अधीर रंजन चौधरी जी के लिए भी बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिए है। ले देकर 2019 के चुनाव में दो ऐसे मात्र नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान पश्चिम बंगाल में बचा पाया था। एक अधीर रंजन चौधरी जी थे बहरामपुर से, और एक मालदा दक्षिणी से एक कोई मुस्लिम प्रत्याशी थे। ये दो लोगों ने सीट जीता था, 2 सीट जीता था 19 के लोकसभा चुनाव में, 42 सीटों पे चुनाव लड़के। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार जिस तरीके से, चाहे बहरामपुर हो या मालदा दक्षिणी, इन दोनों ही सीट पे जिस तरीके का उम्मीदवारों का घोषणा किया है, इन दोनों ही उम्मीदवारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दी है पश्चिम बंगाल में, जिसका घोषणा उन्होंने काफी दिन पहले ही कर दी थी। उसी दिन कर दी थी ममता बनर्जी ने जिस दिन राहुल गांधी का तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में अपना कदम रखा था। उसके बाद से जिस तरीके का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में घटा है, संदेश खाली से लेकर ममता बनर्जी का वो जो पालतू शाहजहां शेख था, ये जो इतने सारे घटना घटा है जिसका सीधा असर ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक स्थिति पे पड़ी है। उसके बाद तो ममता बनर्जी ऐसे भी किसी भी विरोधी को पश्चिम बंगाल में बकसने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से संदेश खाली को लेकर संकेतिक रूप से ही अधीर रंजन चौधरी ने जो एक दिन गया, उन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन किया, मीडिया में उनका फोटो आया, उनका बयानबाजी जिस तरीके से होता रहता है, उस सब को लेकर ऐसे भी ममता बनर्जी पर्सनली अधीर रंजन चौधरी से खींची हुई है। ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस बार अधीर रंजन चौधरी ना जीत सके, उनको हराया जाए। लेकिन जिस तरीके का खबर आ रहा है कि बेशक इन्होंने यूसुफ पठान जी को अधीर रंजन चौधरी के सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो बहरामपुर का जो लोकसभा सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पे लगभग 50% के आसपास, थोड़ा बहुत कम ये जो मुस्लिम जनसंख्या है वहां पे। और इसको देखते हुए यूसुफ पठान जी को ममता बनर्जी ने खड़ा कर दिया है। लेकिन जैसा खबर आ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को नहीं हराया जा सकता है, अधीर रंजन चौधरी फिर भी जीत जाएंगे। अब वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या कोई और जीत जाएगा, ये तो लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे जब ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने तैयारी किया है उससे तो यही लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ दूसरे किसी भी और दल को बकसने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी के इस घोषणा के बाद अधीर रंजन चौधरी जी का भी बयान आया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी भरोसे के लायक नहीं है, वह ईडी और सीबीआई के डर से इस तरीके से 42 प्रत्याशियों का घोषणा की है। यानी कि ऐसे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के दिमाग में एक चीज तो बैठ चुका है कि इस देश में कुछ भी होता है, कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का नेता कोई भी फैसला लेता है तो तुरंत कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कह देते हैं ये सब ईडी और सीबीआई के डर की वजह से ले रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ईडी और सीबीआई से डर के इस तरीके से 42 प्रत्याशियों की घोषणा की है, ऐसा नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लग रहा है तो वह कांग्रेस पार्टी से। उनको ईडी सीबीआई अन्य किसी भी चीजों से डर नहीं है, उनको डर अगर है तो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मजबूत होने का अर्थ ही है पश्चिम बंगाल में या किसी भी क्षेत्र राज्य में कि उस राज्य का जो क्षेत्रीय छत्रप है वो कमजोर हो। जब तक क्षेत्रीय छत्रप कमजोर नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी उस राज्य में मजबूत नहीं हो सकता है। और अगर कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो गया तो क्षेत्रीय छत्रपों का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि हर एक क्षेत्रीय छत्रप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से किनारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक क्षेत्रीय छत्रप का यह प्रयास है कि या तो कांग्रेस पार्टी उनके शर्तों के मुताबिक चुनाव लड़े या फिर
उनसे अलग होकर लड़े। कांग्रेस पार्टी के शर्तों के मुताबिक कोई भी क्षेत्रीय छत्रप चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है और इसका डर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का वो वोट बैंक है जिसके समर्थन से क्षेत्रीय छत्रप सत्ता का मलाई खा रहे हैं कई एक वर्षों से। ममता बनर्जी ने अपने 42 लोकसभा सीटों में से कई एक ऐसे प्रमुख चेहरे को इस बार जगह दिया है जिसमें पूर्व एक तो यूसुफ पठान जी हो गए, दूसरा जो पूर्व सांसद भी है अभी टीएमसी का शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को भी टिकट मिला है आसनसोल से। उसके बाद कीर्ति आजाद झा, ये भी राजनीति के भटकते हुए आत्मा है, पहले बीजेपी में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में गए, उसके बाद अब टीएमसी में उनको टिकट मिला है, तो इनको भी टीएमसी ने वर्धमान दुर्गापुर से टिकट दिया है। उसी तरीके से फिर से एक बार कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है, जिस महुआ मोइत्रा के ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने संसद के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, एक विदेशी बिजनेसमैन को अपना पर्सनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था, जो सीधे सीधे भारत के संसद के सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया था, जिसके ऊपर जिस मामले में इनके ऊपर केस भी चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। उस महुआ मोइत्रा को भी इन्होंने फिर से टिकट दी है। उसके बाद कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से, कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के शरीर का मजाक बना रहे थे, उनका मिमिक्री कर रहे थे, जिसका वीडियो राहुल गांधी बना रहे थे। उस कल्याण बनर्जी को भी टिकट लोकसभा का इस बार मिला है। पिछले बार वो राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको लोकसभा का टिकट मिला है। अब यह लोकसभा में जाके इस तरीके का जोकराई करेंगे। उसके बाद अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर से इन्होंने टिकट दिया है लोकसभा का। जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती की जगह पे इस बार इन्होंने सयोनी घोष को टिकट दी है। जी हाँ, यह सयोनी घोष पश्चिम बंगाल की बांग्ला फिल्म की एक्ट्रेस है और इन्होंने 2015 में भोलेनाथ से जुड़ा हुआ शिवरात्रि के दिन एक ऐसा विवादास्पद ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, जिसके पोस्ट पे बवाल हो गया था। इन्होंने उसके ऊपर जब इनको ट्रोल करना शुरू किया, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना शुरू किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, तो फिर इन्होंने एक बहाना बनाई थी कि इनका जो ट्विटर अकाउंट था वो हैक कर लिया गया। इस तरीके का बहाना हर एक वह हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही मानसिकता से ग्रसित लोग रखते हैं। जब उनको लगता है कि उनका यह कुकर्म षड्यंत्र भारी पड़ गया, तो वो कह देते कि उनके अकाउंट हैक कर लिए गए थे और किसी अराजक तत्व ने उनके अकाउंट को हैक करके इस तरीके का पोस्ट डाला था, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे 42 लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। सभी 42 लोगों के नामों का उल्लेख करना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन इन सभी चीजों से एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो हवा बनाया जा रहा था, जिस तरीके का नैरेटिव, जिस तरीके का झूठा फर्जी खबर चलाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, सब दल मजबूती के साथ खड़ा है, ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है और ना दे रहा है आगे भी। एक तरीके से अब यह स्पष्ट हो गया कि 2024 के चुनाव से पहले ही ये जो मोदी विरोध में तथाकथित फर्जी इंडिया अलायंस बना था, वह इंडिया अलायंस पूरी तरीके से खत्म हो गया। उस इंडिया अलायंस के ताबूत में आखिरी कील ममता बनर्जी ने ठोक दी है, जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका जो दरबारी है, जो अब तक ममता बनर्जी के पक्ष में भजन गाया करता था, वो सब के सब विचलित है। उन सब के पिछवाड़े में आग लगा हुआ, वो सब इस बात से परेशान है कि आखिर ममता बनर्जी ने इस तरीके का फैसला क्यों किया। एकदम से उनके आका को, उनके पालनहार को बंगाल से बाहर कैसे खदेड़ दिया है, जिसका उनको कभी उम्मीद नहीं था। लेकिन शायद जो जमीनी हकीकत है, जिस तरीके का संयोग बन रहा था, वह इनके दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग पता नहीं किस भ्रम में जी रहे, किस दूसरे दुनिया में जी रहे हैं, जो उनको ये सब समझ में नहीं आता, जो एक आम नागरिक को भी समझ में आ रहा है, एक आम इंसान को भी समझ में आ रहा है, हम जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीतिक परिस्थिति क्या है और यह जो तथाकथित फर्जी इंडिया अलायंस है, वह अलायंस क्यों नहीं बन सकता, और बन भी गया तो क्यों नहीं चल सकता है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। शायद इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये लोग पैसे लेकर उन्हीं पार्टी राजनीतिक दलों के चंदों से इन लोगों का परिवार चलता है। इसका भी मजबूरी है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से झूठे, तथ्यहीन ऐसे
बातों से अपने राजनीतिक आकाओं को हर्षित और प्रफुल्लित करने की जिम्मेवारी है, इसलिए लोग शायद ऐसे करते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो राजनीतिक स्थिति है, जो जमीन पे दिखाई दे रहा है, वो इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ये लोग इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं। तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव नतीजे में क्या होता है और किस पार्टी का तैयारी कितना कामयाब रहता है और किसका तैयारी नाकामयाब रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।